हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 4 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक, उपविषय ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। देखो क्या कहा गया है। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो मुगल बादशाह का टाइम था तो उस समय औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। उसके बाद जब 1707 में मुगल जो औरंगजेब थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बहुत छोटे छोटे मुगल सूबेराय आए जिन्होंने अपनी रियासतें वहाँ पर बना दी। इधर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। और एक तरफ तो देखो क्या हुआ, औरंगजेब जो बड़े शासक थे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ 1707 में दूसरे जो मुगल शासक थे उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे राज्य बनाने शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, मतलब 18वीं सदी के मिड में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भी अपनी वहाँ इंडिया में, या हम कहेंगे कि अपना जो साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। एक छोटी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आकर वे धीरे धीरे इस देश की नीति निर्धारक बन गए। वो शुरू में एक सिर्फ व्यापारिक कंपनी के तौर पर आए थे। जो भी अंग्रेज थे शुरू में एक व्यापारिक कंपनी उन्होंने स्थापित की थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस देश के नीति निर्धारक, मतलब कि रूल रेगुलेशन बनाने वाले बन गए थे। यह कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। अब देखो बताया गया कि 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया। देखो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने सबसे पहले क्या कहा था कि पूर्व से व्यापार का चार्टर, मतलब इजाजतनामा हासिल किया। इसके अनुसार, अब देखो इसमें क्या था, इसके अनुसार कि कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल जाएगा, यानी इंग्लैंड की और कोई कंपनी इस ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती है, वहीं से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें पूरे यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचने का मुनाफा कर सकती है, मुनाफा कमा सकते हैं। देखो क्या कहा गया कि जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने क्या किया था, एक चार्टर दे दिया था जिसमें ये कहा गया था कि पूर्व में जितनी भी कंपनियां जाएगी वहाँ सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी होगी जो अपना व्यापार वहाँ पर चला सकती है। इसके अलावा और कोई कंपनी वहाँ पर जाकर अपना व्यापार नहीं करेगी। वो वहाँ से सस्ती चीज़ें खरीदकर इंग्लैंड में आके या यूरोप में आके उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकती है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे कि फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूर्व में के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। लेकिन ये उसने क्या कहा कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की बाकी कंपनियों को आने से रोक सकती है, लेकिन बाकी जो कंपनियां थी जैसे कि जो फ्रांस की, डच की, पुर्तगाल की थी, उनको वहाँ बाजार पूर्व में व्यापार करने से नहीं रोक सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा से अपना ठिकाना बना लिया था। अब देखो क्या कहा गया है, जब तक इंग्लैंड के जो जहाज़ थे वो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर से भारत पहुंचते, मतलब यहाँ से घूमकर जब तक कि यहाँ पर आते, तब तक कि क्या था, पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था, मतलब वो वहाँ पर आके सेट हो चुके थे। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। अब यूरोप में ये सब सामान चाहिए था, सिर्फ जो सूती कपड़े ही नहीं, उसके अलावा रेशम के कपड़े ही नहीं, उसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब चीज़ों की मांग हो गई थी। और ये सब उन्हें कहाँ से मिल रहा था, इंडिया से मिल रहा था। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। अब हुआ क्या, देखो जितने भी डच की, फ्रांस की, पुर्तगालीज या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया से तो माल अच्छा ले लेती थी। तो क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया में इसकी जो वो कहेंगे हम कि खपत बढ़ने लगी, लोग इसका वो तो लेने लगे, लेकिन इंडियंस को इसका मुनाफा नहीं हो रहा था। लोग ले तो उसी दाम पर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जाके यूरोप में जाके इसे ज़्यादा कीमत पर बेच रहे थे। इससे वस्तुओं की कीमतें तो बढ़ी, लेकिन इसका मुनाफा जो था वो जो इंडियंस थे उनको नहीं हो रहा था। आगे देखते क्या कहा गया है।
बाज़ारों पर कब्जा करने की होड़ में कंपनियों ने के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब देखो, अगर चीज़ें कम होती है तो कुछ कंपनियां अगर उस एक ही चीज़ के लिए लड़ेंगी तो क्या हुआ, होड़ जो कंपटीशन था वो तो ज़्यादा हो गया, और इसीलिए जो अलग अलग कंपनियां थी, चाहे पुर्तगाल हो, डच हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य को मुनाफा होने के कारण इन व्यापारी कंपनियों से पहले ही दुखी थी। अब देखो, धीरे धीरे क्या हुआ, जब कंपनियों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ शुरू होने लग गई, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, कंपनियों ने अपना सेटअप करने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी, मतलब अपना एक एरिया बनाया और वहाँ पर आकर सेट होना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, अब उनके टकराव, अब जब मान लो किसी के एरिया में यहाँ पे कोई कंपनी आई और उसने क्या कर दिया, यहाँ पर अपना एक किला बनाकर उसके घिरे, मतलब उस एरिया को कवर करना शुरू कर दिया, तो वहाँ के जो शासक थे उनके बीच में भी क्या हुआ, उनसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और जो राज्य का मुनाफा था उनका, वो अब सीधा राजा तक ना जाकर कहाँ जाने लगा, व्यापारिक कंपनियों से जाने लगा, जिससे कि जो राजा थे वो पहले ही व्यापारी कंपनियों से दुखी हो चुके थे। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया। उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। अब देखो क्या कैसे कैसे शुरू किया। 1651 में क्या हुआ, पहली हुगली नदी के किनारे एक इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री बनाई और वहाँ पे जो भी सामान निर्यात किया जाता था, बेचा जाता था, वो जमा किया जाने लगा। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्रियों के आसपास बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब कंपनियां तो बना दी, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो आसपास का एरिया था वहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी लोग थे वहाँ पर रहने के लिए, उन्होंने बसने के लिए या वहाँ रहने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। देखो, पहले तो उन्होंने क्या करी, एक फैक्ट्री बनाई, उसके आसपास फिर उन्होंने क्या किया, उससे जो भी लोग उसके आसपास काम कर रहे थे या उससे रिलेटेड थे, उनके घर बनाने शुरू कर दिए। और उसके बाद 1696 तक उन्होंने एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3-4 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिससे कि एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना, उससे अब कोलकाता कहा जाता है। उसके बाद देखो क्या हुआ, 1698 में क्या हुआ कि मुगल अफसरों को थोड़ी सी रिश्वत दे दी कि भाई थोड़ी सी रिश्वत दे देते हैं और क्या करेंगे कि यहाँ 3 गाँवों की जमींदारी खरीद ली उन्होंने। समझ रहे हो, देखो क्या कहा जा रहा है कि पहले तो सिर्फ आकर उन्होंने फैक्ट्री बनाई, फिर कुछ लोग रहने लगे, फिर उन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए, और उसके बाद अब उन्होंने थोड़े से जो मुगल अफसर बचे थे उनको उन्होंने क्या दी, रिश्वत दी, और 3 अलग अलग गाँवों की क्या लेने लगे, जमींदारी लेने लगे, जिससे कि एक गाँव बना कलिकता, जो बाद में कलकत्ता और अब जिसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी के मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया था, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। अब कंपनी के जो कंपनी थी उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से क्या कर लिया था, एक फरमान कर लिया था कि उसे अपनी कंपनी को सेट करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं चुकाना होगा। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को ही मिला था, ना कि अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब देखो, कंपनी को ये दे दिया था कि भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ कंपनी के लिए था, कंपनी के अफसरों के लिए नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सभी इसी बात पर मानने लगे भी हमें कोई शुल्क नहीं देना है। उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे कि बंगाल के राजस्व वसूली कम होने लगी। अब देखो, जब बंगाल को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो जो राजा के पास पैसे आने वो क्या हो गए, कम हो गए, राजस्व वसूली कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। अब हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कोई भी कंपनी बिना किसी तरीके से या बिना किसी शुल्क चुकाए यहाँ पर नहीं रह सकती, उसे अगर यहाँ रहना है तो शुल्क चुकाना ही होगा। अब दिए गए हैं ये वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर, इसे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला कि कोई भी कंपनी वहां आकर नहीं बसेगी, सिर्फ एक ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और वो क्या करेगी, अपना व्यापार स्थापित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आंसर देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। यूरोपीय व्यापारी भारत की किन किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। देखो, काली मिर्च, सूती वस्त्र, ये सब चीज़ें क्या कर रहे थे, वो बेचना चाहते थे धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ गया था। आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन को किसी उदाहरण द्वारा विस्तार से समझाइए। तो आइए करते हैं ये तीनों ही क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से यह फ़ायदा मिला कि अब कोई भी कंपनी, कोई और कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। मतलब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना व्यापार कर रही है तो कोई दूसरी कंपनी वहाँ पर अपना व्यापार नहीं कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन,
व्यापारी भारत के किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे और धीरे धीरे मुनाफा कम क्यों होने लगा। यूरोपीय व्यापारी भारत में सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि यूरोप लेकर भेजना चाहते थे। बाद में यूरोप से अन्य कंपनियों के आने के कारण कंपटीशन बढ़ गया और उनका मुनाफा क्या हो गया, कम होने लगा। तो ये थे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी एक क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, किसी उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो, एकाधिकार क्या होता है कि भाई वहाँ से जितना भी व्यापार, जैसे कि अगर व्यापार की बात करते हैं तो एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आकर सारा व्यापार कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार होता है तो हमारे अधिकारों का हनन होने की संभावना अधिक होती है, मतलब हमारे अधिकार अच्छे से उभर नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं गर्मी की छुट्टियों में गाँव जाता हूँ तो वहाँ फास्ट फूड की एक दुकान है और दुकान में न केवल, अब देखो एक ही दुकान है, मतलब वहाँ का एकाधिकार उसे मिल चुका है। वो जो भी चीज़ें बेचता है ऊंचे दाम पर बेचता है और उसकी गुणवत्ता भी जो है वो ख़राब होती है, साथ ही उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। अब लोगों के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, एक ही चीज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, एकाधिकार। जब हमारे पास में ऑप्शन होते हैं तो कंपटीशन होता है, लेकिन जब एक ही चीज़ के लिए एक ही मालिक है तो वहाँ पे क्या होगा, वो देखो जो दुकानदार है वो ऊंचे दाम में लेता है, गुणवत्ता जो वस्तु है वो अच्छी नहीं होती है और उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। तो ये है मेरा, इस तरह से एक आपको समझाया गया है, आप अपने शब्दों में यहाँ पर आंसर देंगे। तो आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िएगा और वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए। थैंक यू गाइज़।